Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about medical mycology. प्रीवियस लेक्चर में हमने मेडिकल माइकोलॉजी को स्टार्ट किया था और इसमें हम काफ़ी ये तो माइकोलॉजी कह सकते हैं कि फंगस के टॉपिक को फिनिश किया है। और यहाँ पर आज जो बात करने जा रहे हैं दैट इज ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्टोप्लाज्मोसिस के बारे में बात किया था। तो अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि आप जब सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर को देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तभी जा करके आपको हर एक पॉइंट क्लियर क्रिस्टल समझ में आएगा। ठीक है, टॉपिक में आने से पहले यहाँ पर हम पहले ये क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में ये जो क्लासिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं इसको आप चार्ट के रूप में एक रफ पेन यूज करके आप इसको अपने नोटबुक में प्रिपेयर करिए, अच्छे से बनाइए। देन इसके बाद किसी जहाँ पर आप अपना प्रिपरेशन करते हैं जिस एरिया रूम में, वहाँ पर इसको दीवार में चिपका दीजिए। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन काफ़ी जनरेट होता है, इसलिए हम इसको बार बार एक्सप्लेन करते हैं। क्लासिफिकेशन माइकोसिस की अगर यहाँ पर देखेंगे चार तरीके से बताया गया है: सुपरफिशियल माइकोसिस, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस और सिस्टमिक माइकोसिस। तो सुपरफिशियल, क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस इन तीनों लेक्चर को हम डिटेल्स में प्रीवियस में फिनिश कर चुके हैं, तो इनको हम जिक्र नहीं करेंगे। हम लास्ट में अब चल रहे हैं यहाँ पर माइकोलॉजी में सिस्टमिक माइकोसिस के बारे में। ठीक है, और सिस्टमिक माइकोसिस में हम हिस्टोप्लाज्मोसिस को फिनिश कर चुका हूँ। ठीक है, आज हम लेक्चर पढ़ेंगे ब्लास्टोमाइकोसिस को। देन आगे फर्दर यहाँ पर कोक्सीडियोआइडोमाइकोसिस पढ़ेंगे, पैरा कोक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकेसिस, एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस, ये सभी को हम पढ़ेंगे और साथ में अपॉर्चुनिटिक पैथोजन को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम एक्चुअल में पढ़ने क्या जा रही हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ब्लास्टोमाइकोसिस से। देखिए यहाँ पर दो शब्द लगा है, पहले आप ये शब्द को समझिए कि ब्लास्टोमाइकोसिस। देखो, ब्लास्टो का मतलब होता है ब्लास्ट है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये फंगस जा करके अपना एक प्रोलिफरेशन दिखाएगा। ठीक है, और माइकोसिस का मतलब क्या है? फंगस है। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, जहां पर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा तो उस एरिया को ब्लास्ट कर देगा। मतलब कि बहुत ही गंदे तरीके से कह सकती हैं कि बहुत ही अ, अ, कह सकती हैं कि मतलब कि डिफिकल्ट के रूप में जो है अपना एक अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं और सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका कॉजेटिव फंगस कौन सा है। ठीक है, मतलब कौन सी हम पार्टिकुलर स्पीसीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्लास्टोमाइकोसिस में ब्लास्टोमाइस डर्मेटाइडिस पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हम? डर्मेटाइडिस। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं लेकिन ये पैथोजेनिक स्पीसीज है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और ये पैथोजेनिक जो स्पीसीज हैं ब्लास्टोमाइस, तो ये एक तरह कह सकते हैं कि डायमॉर्फिक फंगस होता है। डायमॉर्फिक फंगस का मतलब है कि जिसमें आपको डबल मार्फोलॉजी शो होगी। आगे हम इसका मार्फोलॉजी भी देखेंगे तो समझ में आएगा। तो डायमॉर्फिक मीन्स ये होता है डबल मार्फोलॉजी शो करना। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन करता है तो क्रोनिक इन्फेक्शन कर रहा है। इट इज द क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। कहाँ पर ये इन्फेक्शन कर रहा है? लंग्स में। विच में स्प्रेड टू द अनदर टिश्यू, पार्टिकुलरली स्किन, बोन एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है। मतलब कहने की ये मीन्स यहाँ पर ये बता रहा है इसका कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन लंग्स में करता है। अगर धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन बॉडी के हर एक टिश्यू में स्प्रेड हो जाएगा और जा करके स्किन और बोन्स और जेनाइटो यूरिनरी मतलब कि जेनाइटल एरिया दैट मीन्स मेल या अदर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, ये सभी इसके जो क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर यही बता रहा है कि ये एक तरह का क्रोनिक इन्फेक्शन कोज करता है और बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड होकर के हर एक टिश्यू को इन्फेक्ट पहुंचा देगा। एज इन्फेक्शन इज द कन्फाइंड टू द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। मतलब कि इसको सबसे पहले जो इस इन्फेक्शन को कंफर्म किया गया था और पता लगाया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में किया गया था। इसलिए इसको जो होता है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज द नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्लास्टोमाइकोसिस इज आल्सो नोन एज, ब्लास्टोमाइकोसिस का अनदर नाम क्या होता है? आप याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे तो इनहलेशन ऑफ द
कोनेडिया ऑफ द फंगस ग्रोविंग एज द सेप्रोफाइट्स इन द सॉइल। अब यहाँ पर पॉइंट को समझिए, एक्चुअल में इसका जो सर्वाइवल एरिया होता है, मतलब कि जो ये लिविंग रह सकता है, जिस पर अपना पूरा सर्वाइव कर सकता है, तो वो सॉइल होता है, और सॉइल में जो सेप्रोफाइट्स के रूप में प्रेजेंट होता है वहां पर, तो ये कोनेडिया के फॉर्म में ग्रोथ करेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि स्पोरेंजिया के रूप में जो होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस ग्रो कर रहा था, जबकि ब्लास्टोमाइकोसिस जो होता है, तो ये कोनेडिया, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है ना, कोनेडिया के रूप में ये ग्रो करता है सेप्रोफाइट्स में। और जैसे उसके कांटेक्ट में, सॉइल या मिट्टी के कांटेक्ट में वो पर्सन आएगा, तो ये आपके रिस्पायरेटरी रूट से होते हुए, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी रूट से होते हुए आपके नेजल एरिया में आएगा, और नेजल एरिया से फिर जो होता है वो लंग्स को इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है ना। कुछ आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं, इसमें जूम करके बताया गया है इस तरीके से ये दिखाई देता है। होप सो आपको इसका सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझेंगे इसकी मार्फोलॉजी। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जो ब्लास्टोमाइकोसिस ब्लास्टोमाइस डर्मेटाइटिस है, तो ये एक तरह कैसा फंगस होता है, डायमॉर्फिक फंगस। डायमॉर्फिक फंगस का मतलब कैसा है कि जिसमें डबल मार्फोलॉजी शो करे, ठीक है। आप इस इमेज से समझिए कि ये इधर आपको ईस्ट फॉर्म नजर आ रहा है और इधर आपको माइसीलियम फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है। तो ईस्ट के रूप में अगर सेल्स नजर आएंगी ईस्ट फॉर्म के रूप में, तो कुछ इस तरीके से आपको बड्स के रूप में नजर आ रही हैं, ठीक है। और माइसीलियम का मतलब यहाँ पर ब्रांच के रूप में आपको नजर आएगी। कुछ में तो आपको सेप्टेड हाइफी नजर आएगी, और कहीं कहीं आपको जो होता है नॉन सेप्टेड, लेकिन यहाँ पर ये सेप्टेड हाइफी के रूप में ही प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से आप देखें छोटे छोटे यहाँ पर जो है तो ओवल टाइप का है, निकला हुआ है सेप्टेड हाइपी के खंड के सेगमेंटेड के फॉर्म में, इसी को बोला जाता है कोनेडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कंपटीशन में कि कोनेडिया किस फंगस में प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखिएगा ब्लास्टोमाइकोसिस में प्रेजेंट होता है या इसमें पाया जाता है। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि डायमॉर्फिक फंगस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें डबल मार्फोलॉजी ये शो कर रहा है। इन टिश्यू इन द कल्चर, अगर इसको आप टिश्यू या की कल्चर कर रही हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर दिए हैं, ठीक है, द फंगस अपियर इज द स्पेरॉइड या कि ओवल बडिंग ईस्ट सेल्स, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। ओवल बडिंग के फॉर्म में दिखाई देगा या कि स्फेरिकल दिखाई देगा, और लगभग 7 to 20 माइक्रोमीटर का नजर आएगा, ठीक रहेगा। डबल कलर्ड वॉल रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं आपको कि यहाँ पर देखिए आपको सेंटर वाला पार्ट्स आपको स्लाइटली वाइट दिख रहा होगा, और जो बाहर का एरिया है तो वो आपको कलरफुल में नजर आ रहा है, ठीक है, ब्लूइश कलर का नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि थिक या डबल वर्ल्ड कलर वॉल इसकी नजर आएगी, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए आप इसकी डबल इसकी जो है दीवार नजर आ रही होगी, ठीक ना। एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, इसलिए यहाँ पर इसको डबल कलर्ड वॉल भी कहा गया है। ईच सेल्स हैज द ओनली अ सिंगल ब्रॉड बेसल बड्स, ठीक ना, इसको याद रखिएगा कि इसमें प्रत्येक सेल्स में जितनी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी उसमें सिंगल बोर्ड बेस्ड बड पाया जाएगा। इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे जब डायग्नोसिस बताएंगे, तो ठीक है, इतना शब्द याद रखिए अभी। अगर इसको आप 25 डिग्री का टेम्परेचर दे रहे हैं कल्चरिंग के दौरान, तो ये फिलामेंटस या कि सेप्टेड हाइपी के रूप में दिखाई देगा, मैनी अराउंड या कि ओवल कोनेडिया। यहाँ पर देखिए, ठीक है, याद रखना है आपको क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफी जनरेट होगा। अगर आपको यहाँ पर 25 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो कुछ इस तरीके से मार्फोलॉजी, फिलामेंटस, सेप्टेड हाइपी और कई कोनेडिया आपको नजर आ रही हैं, ठीक ना। ऊपर भी देख सकते हैं 2 कोनेडिया, यहाँ पर भी 2 कोनेडिया, और यहाँ भी 2, और 1 यहाँ पर कोनेडिया नजर आ रही है, ठीक है। तो ये ओवल कोनेडिया नजर आती है और फिलामेंटस के फॉर्म में। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि 25 डिग्री टेम्परेचर में अगर ब्लास्टोमाइकोसिस को आप कल्चरिंग कर रहे हैं, इनको वेट करके रख रहे हैं, तो किस तरीके से मार्फोलॉजी शो हो कर सकती है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। या कि 37 डिग्री के टेम्परेचर में अगर मार्फोलॉजी देखना है ब्लास्टोमाइकोसिस की, तो किस तरीके से मार्फोलॉजी शो होगी, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इसकी हम पैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझ लेते हैं, सॉरी, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। एक्चुअल में अगर
अभी हमने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में ही कि ये फंगस जो होता है कैसा है, क्रोनिक इन्फेक्शन कोज करने वाला फंगस होता है। मतलब कि एक लंबे समय तक चलता रहेगा आपके बॉडी में, देन इसके बाद साइन और सिम्टम्स अपीयर करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यह है कि ये एसिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक मतलब बार बार हमने जिक्र किया इस शब्द को, बट एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि आप लोग भूल भी जाती हैं, है ना, चीजों को। तो एसिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक आपके बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट्स हो, लंबे समय तक सरवाइव करता रहता है। देन इसके बाद धीरे धीरे आपके बॉडी में साइन और सिम्टम्स अपीयर करता है। तो जो साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहा उसको बोलेंगे हम एसिम्टोमेटिक, ठीक है। और जो साइन और सिम्टम्स आपके बॉडी में नजर आ रहा है उसको बोल देंगे सिम्टोमेटिक। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट कि माइल्ड पल्मोनरी डिजीज, ठीक ना। सेकंड यहाँ पर माइल्ड पल्मोनरी डिजीज मतलब कि लंग्स में डिजीज कोज करता है और इसका रिसेम्बल्ड कुछ ट्यूबरकुलोसिस के रूप में रहता है, ये कि इसी को हम बोलेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस। ऐसा क्यों यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि जो हिस्टोप्लाज्मा होता है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, जो हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज कोज करता है, तो ये भी लंग्स इन्फेक्शन ही कोज करता था और रिसेम्बल टू द ट्यूबरकुलोसिस। जिस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस अपना इन्फेक्शन दिखाई देता है लंग्स में, उसी तरह का यहाँ पर ये भी। तो इनको अपॉर्चुनिटिक पैथोजन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन उस पर्सन को हुआ है तो ये फंगस उसके बॉडी में जरूर हावी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिससेमिनेटेड डिजीज। डिससेमिनेटेड डिजीज का मतलब क्या है कि पार्टिकुलर एरिया में डिजीज तो हुई और धीरे धीरे आपके ब्लड स्ट्रीम में आ करके और ये हिमेटोजिनस के रूट्स के थ्रू जो होता है पूरे होल बॉडी में स्प्रेड हो जाए, उसको बोला जाता है डिससेमिनेटेड डिजीज। तो इट इज द डिससेमिनेटेड टू द मोस्ट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द बोन्स, ठीक ना। मतलब कि ज्यादातर जो होता है बोन्स में ये इंक्लूड हो रहा है। द फर्टिलिटी रेट इज द हाई इन दिस फॉर्म ऑफ द डिजीज, और इसकी फर्टिलिटी रेट भी कैसी है, हाई रहती है। Disseminated lesions has been found in the immunocompromised patient including the एड्स हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे पेशेंट में ये डिससेमिनेटेड लेजन्स देखने को मिल रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जिसको हम डेबिलिएटेड पेशेंट भी बोलते हैं। डेबिलिएटेड मतलब कि नाजुक, कमजोर, इम्यूनिटी वीक वाला, ठीक है, उसको बोला जाता है। और ऐसे पेशेंट कौन होते हैं, जो एड्स से ग्रसित होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हैं, सिफिलिस डिजीज से ग्रसित है, हिपेटाइटिस बी सी से अगर ग्रसित है, इस तरीके के पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या कि डेबिलिटेटेड पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें भी ये स्प्रेड होने का चांस काफी बनता है। और आपके बॉडी में, ठीक है ना, कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, क्यूटेनियस ब्लास्टोमाइकोसिस। क्यूटेनियस ब्लास्टोमाइकोसिस यूजुअली ऑब्जर्व ऑन द स्किन ऑफ द फेस, ठीक ना। ये हमेशा आपको स्किन का जो फेस एरिया होगा इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से नजर आएगा आपके फेस एरिया में। और अदर एक्सपोज टू द पार्ट्स, मतलब धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में भी इस तरीके से ये एक्सपोज हो जाएगा, ठीक ना। इनिशियल लेजन इज द पेप्यूल, ठीक ना। जो इनिशियल लेजर आपके बॉडी में दिखाई देगा तो पेप्यूल्स होगा कुछ इस तरीके से। पेप्यूल्स का मतलब क्या होता है कि पस फॉर्मिंग पिंपल्स हैं, ठीक ना। मतलब जहां पर पस का फॉर्मेशन हो रहा है उस टिश्यू एरिया में पस का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसी को बोला जाता है पेप्यूल्स, ठीक है ना। तो इनिशियल लेजन जो रहेगा पेप्यूल्स, फिर अराउंड दिस पेप्यूल्स धीरे धीरे ये पेप्यूल्स जो होता है तो नोड्यूल्स में सेकेंडरी नोड्यूल्स डेवलप इन द कोलेसिस लीडिंग टू द लार्ज एलिवेटेड द अल्सरेटिव लेजन। धीरे धीरे यही पेप्यूल्स जो होता है तो नोड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब नोड्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो कुछ आपके बॉडी में इस तरीके से नजर आएगा और धीरे धीरे पूरे होल बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। अब जब ये पूरे होल बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा तो उस शब्द को बोला जाता है कोलेसी, ठीक ना। इस शब्द को याद रखिएगा। और ये पूरे बॉडी में स्प्रेड होकर के अल्सरेटिव लेजन कॉज कर देता है। क्लियर? तो होप सो आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझ में आई होगी कि एक्चुअल में ये फंगस कह क्या रहा है। चलिए, अब यहाँ पर हम पैथोजेनेसिस तो पढ़ लिए, अब इसका हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझ लेते हैं, ठीक है। कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस इन्फेक्शन उस पर्सन को हो गया, अब इसका कैसे आप डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिमेन की। तो स्पेसिमेन में आप यूज करेंगे स्पूटम, यूज करेंगे पस स्क्रैपिंग फ्रॉम द स्किन लेजन, ठीक ना। जो पैप्यूल्स उसमें फिलअप हुए हैं उसको आप कलेक्ट कर लीजिए,
पतली सिरिंज डाल करके, या कि लंग्स इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर आप बेस्ट स्पेसिमेन स्पूटम कलेक्ट कर लीजिए। स्किन में अगर लेजन से अपीयर हुआ है तो आप उसको स्क्रैप करके यूज कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपके पास स्पेसिमेन आ गया, अब इसकी आप क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसके लिए 10% के एच माउंट आप जो होता है प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। और देन इसके बाद उसको आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए। जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे, ठीक है, तो थिक वॉल्ड ईस्ट सेल्स आपको नजर आएगी और साथ में सिंगल ब्रॉड बेस्ड वर्ड्स नजर आएगी। सिंगल ब्रॉड बेस्ड का कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ठीक ना, जो आपने अभी बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि इसको हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस में भी एक्सप्लेन करेंगे, वही शब्द यहाँ पर आया है कि जब आपको माइक्रोस्कोपी में इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। एक सिंगल रहेगा, ब्रॉड मतलब चौड़ा रहेगा, बेस्ड बट मतलब क्या होता है, जो बडिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, उसके आधार के रूप में ये नजर आ रहा है। H&E स्टेनिंग और पास स्टेन भी कर सकते हैं। टिश्यू सैंपल लेकर के इसकी हिस्टोलॉजिकल सेक्शन करिए तो उसमें आपको ईस्ट सेल्स नजर आएंगे, ठीक ना। कल्चरिंग करना है तो बेस्ट यहाँ पर जो होता है कल्चर मीडिया यूज किया जाता है SDA, सेवरोडेक्सटोज अगार। लेकिन यहाँ पर आप ब्लड अगार और BHI अगार भी यूज कर सकते हैं, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, ठीक है ना, ये भी होता है। बट इसके लिए 2 ड्रग यूज किए जाते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी जनरेट होता है। जब आपके पास आप कल्चरिंग कर दीजिए, इनोकुलेट करिए, इंक्यूबेट कर दीजिए ओवरनाइट के लिए 30 डिग्री सेल्सियस या कि 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। तो अगर आपको 25 डिग्री का टेम्परेचर देना है इनोकुलेशन के दौरान, तो इसमें माइसेलियम फेज नजर आएंगे, जो भी हमने मार्कोलॉजी में एक्सप्लेन किया, ठीक है। 37 डिग्री का अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसमें आपको ईस्ट फेज नजर आएंगे, क्लियर। अ कल्चर शुड बी द इनोकुलेटेड फॉर द एटलीस्ट 6 वीक, मतलब आप 6 वीक तक रखिए बिफोर द डिस्कार्टिंग देन द निगेटिव, मतलब कि रिपोर्ट को निगेटिव देने से पहले आप एटलीस्ट इसको 6 वीक तक इनोकुलेट करके रखिए, ठीक है, इंक्यूबेट करके रखिए, तब आपको बेस्ट तरीके से इसकी ग्रोथ नजर आएगी, क्लियर। इतना आप समझ गए। इसके लिए कुछ एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि ये क्रोनिक इन्फेक्शन कोज करता है, तो एंटीजन टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए ब्लास्टोमाइस एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड इन द यूरिन इन मोर सेंसिटिव एंड इन द सीरम, मतलब इसके लिए आप स्पेसिमेन, सीरम और यूरिन यूज करिए। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये आया होगा कि यूरिन क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन क्या किया था स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में कि ये जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन भी कोज करता है, मतलब कि यूरिनरी सिस्टम में भी ये पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पर यूरिन स्पेसिमेन लेना भी जरूरी है। सीरम लेना क्यों जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है और धीरे धीरे ये लंग से होते हुए पूरे होल बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, क्लियर। एंटीबॉडी को अगर डिटेक्शन करना है यहाँ पर, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट द ईस्ट फेज ऑफ द एंटीजन ऑफ द ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मोटाइटिस हैज बीन द डेवलप्ड इन, ठीक है, तो मतलब इसमें आपको देख लेना है कि ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटाइटिस अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है ईस्ट फेज में, तो उसको डिटेक्ट करके देख लीजिए। और इसके लिए आप इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट भी कर सकते हैं, जो एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए आप मॉलिकुलर मेथड भी अप्लाई करिए, जिसमें से आप PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करिए मेथड, ठीक है, और इस तरीके से आप पूरा इसको डायग्नोस कर लीजिए। अब डायग्नोस कर लिए, आपको पता चल गया है यहाँ पर कि ये फंगस यही है, ठीक ना, ब्लास्टोमाइकोसिस। तो इसके लिए ट्रीटमेंट फिर जो होता है डॉक्टर सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट में टैबलेट मानी जाती है तो एम्फोटेरिसिन बी, ठीक ना, ये कि चॉइस ऑफ द ड्रग जिस तरीके से उसकी बॉडी सरवाइव कर रही है, क्लियर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि ब्लास्टोमाइकोसिस क्या होता है, कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्या मार्कोलॉजी है और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में हमको सपोर्ट करिए, ताकि हम और फर्दर आपको बेस्ट तरीके से लेक्चर अवेलेबल कराएं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच है।